तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.2। ठीक है, 1.1 हम लोग कर चुके थे, अब आएंगे 1.2 में। तो चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, बुक से पढ़ाएंगे आपको, एनसीईआरटी बुक है ये। कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है ना। तो पहले इसके लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी समझना होगा। जैसे परिमेय अपरिमेय समझा चुके थे हम। तो परिमेय संख्या किसे कहते थे? परिमेय संख्या तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब p तथा q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इतना हमने टर्म बताया था परिमेय संख्या वाले में। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए ये दोनों संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? मतलब किसके अंदर आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर। ये जो दो संख्याएं हैं ये समझ जाओ कि इनके बच्चे हैं वास्तविक संख्या के। वास्तविक यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या के अंतर परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी आ जाता है और जितनी अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। ठीक है ना। इतना क्लियर है ना। तब वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय दोनों आ जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए तो हम चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, आप क्वेश्चन स्लाइड में देखिए, कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। तो सही ना बोल रहा है? पहले का पहला क्या कहता है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही बोल रहा है। तो इसको क्या कह देंगे? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती है। इतना क्लियर है ना। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब किसके अंदर आ जाएंगी? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। ठीक है ना। इतना क्लियर है ना। अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो ये बाबू असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? चलिए समझ लेते। मान लीजिए ये संख्या रेखा है। ठीक है ना। 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। अब कहता है कि जितने भी संख्या रेखा के बिंदु हैं सब √m के रूप के होते हैं। तो ये बताओ, उसका कहना ये है कि जैसे 1 है ना, तो 1 के ऊपर चढ़ा दो रूट, 2 है ना, 2 के ऊपर चढ़ा दो, 3 है ना, 3 के रूप में। तो ये तो सब जितने भी धनात्मक वाले हैं ये हो सकते हैं, √m के रूप के हो सकते हैं। लेकिन वो क्या बोलता है, जहां m क्या है? प्राकृतिक संख्या है, यानी वास्तविक के अंदर आ जाएगी। लेकिन यदि हम रूट के अंदर -1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर। संख्याएं दो प्रकार की होती है मुख्यतः, एक वास्तविक संख्या, एक इमेजिनरी नंबर, है ना। तो ये कहां आ जाएगी? इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक क्या हो गई? √m के रूप के हो गया? नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य। ठीक है ना। बाकी ये उदाहरण लिख दीजिए ऐसे कि √-m जो कि वास्तविक संख्या
नहीं है, ये क्या है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। देखिए ध्यान समझिएगा, वास्तविक संख्या है यहाँ पे, इसके अंतर्गत आता है परिमेय और क्या आता है, अपरिमेय। कहता है कि सभी वास्तविक संख्या, क्या, सभी वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो ई वाला कहां जाएगा, अरे वास्तविक के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, लेकिन ये कहता है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब अपरिमेय संख्या होती हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या है ना, क्या ये अपरिमेय है, नहीं है। ठीक है ना, लिख देना इसको असत्य। ठीक है ना, कारण बता दोगे ना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है तथा वास्तविक संख्या भी है, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, कि 1/2 जो कि वास्तविक संख्या है और वह अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर देगा। ठीक है ना, खैर ये 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब देखो ये कहता है जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब ऐसे नंबर लाइन, यू रहा 0, -1, -2, -3, ऐसे चला जाएगा, इधर आएगा 1, 2, 3, 4। कहता है जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय। ये एक लेखा जानते हो क्या कह रहा है, ये सोच रहा है कि जैसे रूट, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक है, तो जैसे √1 लगा देंगे, ठीक है ना, और √2 लगा देंगे, और √3 लगा देंगे। ठीक है ना, ये कहता है जैसे ई अपरिमेय है, ई अपरिमेय है, इरेशनल, अपरिमेय मतलब इरेशनल। कहता है जैसे ई अपरिमेय है, ई अपरिमेय है, तो ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये गलत कह रहा है ना, कहता है जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं इनके सभी के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं इनका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन असत्य होगा ना, इसको लिख दो असत्य है। ठीक है ना, असत्य असत्य नहीं पूछा तो मान लो लिख दो कि नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। इतना क्लियर है ना, ऐसे लिख देंगे। और फिर उदाहरण के रूप में क्या दे देंगे, उदाहरण चाहे √1 दे दो चाहे √4 दे दो, तो √4 कर देंगे तो यहां से क्या निकलेगा, ऐसे 2 × 2 कर लेंगे, इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2/1 क्या है, ये परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय है। ठीक है ना, लेकिन वो क्या बोला था, अपरिमेय होगा, इसलिए ये क्या कथन गलत होगा। ठीक है ना, चलिए अब रहा ये आपके 1.2 का अंतिम क्वेश्चन है कि √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर। तो चलिए करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए, जो कि मैं सिखाऊंगा। इसे नंबर लाइन है, ये रहा 0, -1, -2, 1, 2, 3। ठीक है ना, ऐसे और जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है √5 को संख्या रेखा में दर्शाइए। पहले समझ लीजिएगा अच्छे से कि √5 जो है इसको संख्या रेखा में कहां दर्शाएंगे। ये √5 है, इसको संख्या रेखा में कहां दर्शाएंगे, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहां आएगा। ठीक है ना, यही करना है। तो ठीक है, ये कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है। तो बाबू ये देखिए √4 से ये 1 ही ज्यादा है, मतलब कि √5 जो है 4 से 5 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है।
मतलब √4 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है, यानी हमारा यहाँ पे आता है √4। तो √5 हमसे थोड़ा बहुत आगे होगा, यानी यहाँ पे कहीं पे होगा, यानी 2 से आगे थोड़ा होगा, 3 से पीछे होगा, है ना। तो चलिए दर्शा लेंगे। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। हमने 2 यूनिट ले लिया अपने से, ठीक है ना, 2 यूनिट ले लिया, यहां से लेकर यहां तक 2 यूनिट ले लिया, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे लिख देंगे ए बी बराबर 2 यूनिट लिया, या फिर 2 इकाई लिया, यूनिट कहिए, लिया, ठीक है ना, अपने से ले लिए। और यहां पे ले लेंगे 1 यूनिट और ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना यूनिट? 1 यूनिट है। ये कितना है? 2 यूनिट। तब बी सी, ये बी है बाबू, इसको बी मानिएगा, इसको क्या मानिएगा? ए मानिएगा, ठीक है ना। तो बी सी बराबर कितना लेने? बी सी बराबर 1 यूनिट लिया, ठीक है ना। इतना क्लियर, ऐसे ले लेंगे। अब लिख दीजिए चूंकि पाइथागोरस प्रमेय, इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला लेंगे ना। तो लिख दीजिए चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। राइटिंग ना समझ में आएगा तो बताइएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता बाबू? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 7वीं 8वीं में आप लोग पढ़े होंगे ना ये वाला। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि एसी कह सकते हैं ना, एसी। ये 0 है, ओ नहीं मानिएगा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक है ना। तो कर्ण कितना है? मान लो एसी लिख देते हैं, ए सी, ठीक है ना। लंब का स्क्वायर कितना है? लंब कितना है? 1 यूनिट का 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 2 यूनिट लिए, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, तो बराबर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ठीक है ना। तो कितना आएगा? एसी, एसी बराबर 4 1 5। ये स्क्वायर लगा रहेगा ना इधर। अरे कर्ण का स्क्वायर की जगह एसी स्क्वायर ले लिए हैं, ये ए है, यहाँ पे रख लीजिएगा, हम तो यहाँ पे नीचे रख दिए हैं। तो एसी का स्क्वायर बराबर 4 1 5 हो गया। तब ये बताइए इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी अपन का ये कितना आ गया? √5, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना कि हमने अपने से ले लिया ए बी 2 यूनिट ले लिया, बी सी 1 यूनिट ले लिया, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एसी स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर कर दिए बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 1 5 हो गया। एसी बराबर कितना आ गया अपन का? √5, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग लंगड़ा रहता है एक ना, लंगड़ा रहता है ना उसे तो यहाँ पे आप रखेंगे एक इतने बराबर में, जब ऐसे रख के ऐसे कुछ घुमाएंगे, 4 काटेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे काटेगा, यानी √5 कहाँ रहेगा? यहाँ पे कहीं रहेगा, तो इसको डी बिंदु दे देंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना। ऐसे जब चाप मारेंगे तो यहाँ पे कहीं काटेगा, तो अतः AD यानी ए से लेकर यहां तक का, डी तक का, यहां तक कह सकते हैं ना। अतः AD बराबर √5 संख्या रेखा पर प्रदर्शित है, या फिर दिखाया गया है, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो आपके 1.2 में मात्र 3 क्वेश्चन थे। पहले में सत्य असत्य बताना था, दूसरा एक कथन था जो गलत दिया था, और तीसरा इसको दर्शाना था। तो ऐसे आप लोग कर दीजिएगा, एक और नंबर नहीं काटेगा। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपको अगला वीडियो ऐसे मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।